नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पहले तो स्पष्ट कर दूं कि ये जो आपने शीर्षक देखा होगा, बंद गली का आखिरी मकान, वो भी सिक्मी किराएदार के कब्जे में। अब बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि इस हेडिंग का मतलब क्या है, इस शीर्षक का मतलब क्या है, और सबसे बड़ी बात, इसका संदर्भ क्या है। तो आपको याद दिला दें, जो पुराने लोग होंगे, मेरी उम्र के या मुझसे ज़्यादा उम्र के या 2-4-5 साल छोटे होंगे, उनको धर्मयुग की याद ज़रूर होगी। धर्मयुग की एक साप्ताहिक पत्रिका निकालती थी, डॉक्टर धर्मवीर भारती उसके संपादक थे। तो वहाँ एक ट्रेडिशन था कि होली पर, यानी व्यंग की शैली में कुछ थोड़ी सी चुभती हुई ऐसी बात जिसका सब लोग मज़ा ले सके और यथार्थ से उसका कुछ न कुछ जुड़ाव हो, इस तरह की टिप्पणी की जाती थी। तो अलग अलग लेखकों के और सार्वजनिक जीवन में जो बड़े लोग हैं उनके, और छूट थी कि पत्रिका के संपादक के बारे में भी लिखा जा सकता। अब पता नहीं ये छूट थी कि नहीं, लेकिन जिन लोगों ने लिखा तो कम से कम संपादक के पास गया होगा, उन्होंने छपने दिया, तो इसका मतलब छूट नहीं भी थी तो उन्होंने छूट दे दी थी। डॉक्टर धर्मवीर भारती के बारे में लिखा गया, बंद गली का आखिरी मकान, वो भी सिक्मी किराएदार के कब्जे में। अब ये इसका संदर्भ जो लोग जानते हैं वो समझ गए। दरअसल डॉक्टर धर्मवीर भारती की पहली पत्नी के देहांत के बाद उन्होंने दूसरी शादी की थी और पुष्पा भारती जी से उनकी शादी हुई थी। माना जाता था कि घर में उनकी ज़्यादा चलती है, ज़्यादातर घरों में पत्नियों की ज़्यादा चलती है, इसमें कोई अनहोनी बात नहीं थी। तो बंद गली का आखिरी मकान कहा गया डॉक्टर धर्मवीर भारती को, और सिक्मी किराएदार कहा गया पुष्पा भारती जी को। तो इसका लोगों ने बड़ा मज़ा लिया, बहुत दिन तक ये चलता रहा, अलग अलग जगहों पर इसकी चर्चा होती रही। इस संदर्भ को उठाकर कांग्रेस पर आरोपित करना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी की भी हालत कुछ वैसी ही हो गई है। एक और कहावत का इस्तेमाल करते हैं, रस्सी जल गई बल नहीं गए। तो रस्सी जलने के बाद उसके बल दिखाई देते हैं, जब तक कि उसको राख में न बदल दिया जाए। कांग्रेस पार्टी एक समय पूरे देश में, मैं आज़ादी के आंदोलन की बात आज नहीं करूँगा, 1947 के बाद और 1952 में पहला जो चुनाव हुआ लोकसभा का, और उसी के साथ विधानसभा के चुनाव हुए थे, पूरे देश में कांग्रेस का राज था। लेकिन कांग्रेस पार्टी और खास तौर से गांधी परिवार आज तक उसी मुद्रा में है कि पूरे देश में उसका राज है। तो ये वो रस्सी है जिसके बल अभी तक नहीं गए। ये जली हुई रस्सी अभी तक राख में नहीं बदली है। तो अब आप देखिए उनकी स्थिति क्या है, कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है। देश में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। 28 राज्यों में से सिर्फ 3 में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कौन कौन सी? कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना। लेकिन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के बारे में जब कांग्रेस पार्टी के लोग बोलते हैं, राहुल गांधी जब बोलते हैं, तो वो इस अंदाज में बोलते हैं कि उनकी पार्टी का पूरे देश में राज है। वो मानकर चलते हैं केंद्र में तो है ही, राज्यों में भी है। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी किस तरह के मुगालते में जी रही है। 10 साल से ज़्यादा हो गया केंद्र की सत्ता से बाहर हुए, और इस 10 साल के संघर्ष में वो 543 जो लोकसभा सीटें हैं, उनमें से सिर्फ 99 पर जीत हासिल कर पाई है, जिसे वो अपनी जीत के रूप में, यानी लोकसभा चुनाव में वो जैसे जीत गई हो, सरकार बन गई हो, उस रूप में बताने की कोशिश करती है। ठीक है, पार्टी का दावा है, जो भी कर सकती है। और लेकिन राहुल गांधी के मन में भी ये भाव है कि राज हमारा है। तो राज आपका है तो 3 राज्यों में सरकार है। अब उन 3 राज्यों की स्थिति देखिए। सबसे ताज़ी खबर तो अब कर्नाटक बन गई। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, जो राहुल गांधी की पसंद है, जो राहुल गांधी के समर्थन के कारण ही मुख्यमंत्री बने, नहीं तो डीके शिव कुमार का दावा ज़्यादा मजबूत था। वो प्रदेश अध्यक्ष भी थे। इसके अलावा वोकालिगा समुदाय ने खुलकर उनका समर्थन किया, इस उम्मीद में कि वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और कांग्रेस के संकट के दिनों में सबसे ज़्यादा अगर कोई मददगार, कोई कांग्रेसी नेता हुआ गांधी परिवार और पार्टी के लिए, तो डीके शिव कुमार थे। लेकिन उनको डिप्टी सीएम से संतोष करना पड़ा। अब सिद्धारमैया पर आरोप लगा है उनकी पत्नी
को जो प्लॉट अलॉट हुए हैं उसको लेकर मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में, उसके बारे में मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ उस बात को डिटेल में, तो यहाँ दोहराऊंगा नहीं। प्लॉट्स के अलॉटमेंट को लेकर जो है विवाद हुआ, उसमें घोटाले का आरोप लगा। मामला जो है हाई कोर्ट में पहुँचा, कर्नाटक हाई कोर्ट में। कर्नाटक हाई कोर्ट में पहुँचने से पहले राज्यपाल के पास पहुँचा कि सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाज़त दी जाए। राज्यपाल ने इजाज़त दे दी। कांग्रेस पार्टी ने इसको चैलेंज किया कि राज्यपाल को अधिकार ही नहीं है, राज्यपाल कैबिनेट की सिफारिश के बिना कोई फैसला नहीं ले सकते, और कैबिनेट ने उनको ऐसी सलाह नहीं दी है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच का आदेश वो दें, प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन दें। हाई कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल अपने विवेक से भी निर्णय ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर मामले में कैबिनेट की सलाह पर ही वो कोई कार्रवाई करें। अब जो है सिद्धारमैया फंस गए, तो एफआईआर दर्ज हो गई। अब जो है नई खबर जो आई है कि ईडी ने भी दस्तक दे दी है। ईडी इस मामले की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है इस मामले में, और इस सब मामले से घबराकर मुख्यमंत्री की पत्नी ने उनको जो 12 प्लॉट मिले थे उनको सरेंडर करने का प्रस्ताव दिया है कि वो इन सारे प्लॉट्स को छोड़ रही है। लेकिन अब तो चिड़िया खेत चुग चुकी है, तो अब पछताने से तो कुछ होगा नहीं, तो उस मामले की जांच होगी। अब ईडी आ गई है, तो ईडी का मतलब सिर्फ सीधा सीधा है मनी लॉन्ड्रिंग। अब ईडी को साबित करना होगा कि उससे जो पैसा आया, उस पैसे को, उस ब्लैक मनी को कैसे वाइट किया गया। मुख्य रूप से ईडी का काम यही है। तो अब उसके अलावा जो है, अब ईडी आई है तो सीबीआई भी आएगी, तो जांच तो शुरू हो ही गई है। अब दबाव बढ़ रहा है सिद्धारमैया पर पद से इस्तीफा देने का। लोग याद दिला रहे हैं कि ऐसे ही प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन मिला था, तब हंसराज भारद्वाज गवर्नर थे, बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में आंदोलन चलाया था कि येदियुरप्पा इस्तीफा दें, और उनको इस्तीफा देना पड़ा। बीजेपी ने तय किया कि उनका इस्तीफा ले लिया जाए। अब कांग्रेस पार्टी क्या करती है ये तो पता नहीं, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री का इस्तीफा हुआ नहीं। तो 3 राज्यों में से एक जो सबसे बड़ा राज्य है, उसमें कांग्रेस की सरकार भारी संकट में है। मुख्यमंत्री संकट में है तो सरकार संकट में है, इसलिए कि अगर सिद्धारमैया को इस्तीफा देना पड़ा तो आप मानकर चलिए कि ये सरकार नहीं चलेगी। सिद्धारमैया को मालूम है कि अभी अगर वो सत्ता से हट गए तो फिर लौटकर आना संभव नहीं होगा उनके लिए। हालांकि कुछ भी असंभव नहीं होता राजनीति में, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जो वर्तमान राजनीतिक परिवेश है उसको देखते हुए लगता है कि वो लगभग असंभव जैसा होगा। लेकिन वो भविष्य की बात है, अभी वर्तमान की बात करते हैं। तो वर्तमान में आप देखिए कि पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं डीके शिव कुमार, जिनको लग रहा है कि बस मुख्यमंत्री का पद, मुख्यमंत्री की कुर्सी मेरे पास आने ही वाली है, और बीजेपी को लग रहा है कि ये सरकार जाने वाली है, तो फिर से चुनाव की स्थिति आ सकती है, या कांग्रेस में तोड़फोड़ विभाजन हो सकता है, हमें सत्ता में आने का फिर से मौका मिल सकता है। तो ये तो राजनीतिक लोगों का कैलकुलेशन है, लेकिन अदालत इसके आधार पर तो काम करेगी नहीं। अदालत तो देखेगी कि जो आरोप है उनके पक्ष में सबूत क्या है, तथ्य क्या है, उसके आधार पर फैसला देगी। तो अगर उनके खिलाफ चार्जशीट दायर हो जाती है, सिद्धारमैया के खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं, तो उस समय तो उनके लिए इस्तीफा देने के अलावा और कोई विकल्प बचेगा ही नहीं। अभी वो टाल सकते हैं, अभी वो इसको राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित बात बता सकते हैं, गवर्नर के फैसले तक तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले पर ऐसा नहीं कर सकते। तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार, जो सबसे बड़ा राज्य है कांग्रेस के पास, वो सबसे बड़े संकट में है। कब तक चलेगी, कार्यकाल पूरा करेगी, इसमें पूरी तरह से शक है। कम से कम मुख्यमंत्री के बारे में तो ये कहा जा सकता है कि अब उनका कार्यकाल पूरा करना बहुत ही कठिन है। तो क्या नेतृत्व परिवर्तन करेगी कांग्रेस पार्टी, या फिर नेतृत्व को लेकर झगड़ा जो है, और वो निर्भर करता है सिद्धारमैया पर, क्या वो पद छोड़ने को तैयार होते हैं। अगर वो पद छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं तो आप मानकर चलिए कि कांग्रेस में विभाजन भी हो सकता है। होगा कि नहीं ये नहीं मालूम है मुझे।
तो ये तो है स्थिति कर्नाटक की। और आप देखिए कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व तो इस मामले में चुप्पी साधे हुए है। उनको मालूम है कि बहुत बुरे फंस गए हैं, इससे निकलने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। जब तक आरोप राजनीतिक हो तब तक राजनीतिक रूप से लड़ना किसी भी पार्टी के लिए आसान होता है। जैसे ही मामला कानूनी हो जाता है और अदालत से उसके विरोध में या उसके पक्ष में कोई फैसला आ जाए, कोई निर्देश आ जाए या इस तरह की दिशा दिखने लगे, फिर मुश्किल हो जाती है। तो सिद्धारमैया की कुर्सी खतरे में है। कब गिरेगी पता नहीं, केवल वही हटेंगे या सरकार भी जाएगी, इसका भी अभी पता नहीं। लेकिन दोनों डगमगा रहे हैं। अब आया जाइए दूसरा राज्य जो है कांग्रेस के पास जो है वह है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आपको याद होगा कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस के ही एक विधायक ने मस्जिद के अवैध निर्माण का मुद्दा उठाया था। उसके बाद पूरे प्रदेश में ये मुद्दा आग की तरह फैल गया। जितनी अवैध मस्जिदें थी उन पर सवाल उठने लगे कि जिस इलाके में मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं के बराबर है वहाँ धड़ाधड़ मस्जिदें क्यों बन रही हैं, कौन बनवा रहा है, और वो सब अवैध रूप से बन रही हैं। ऐसा भी नहीं कि ज़मीन खरीद के जो है उस पर बन रही हो या कोई मुस्लिम संस्था हो वो ज़मीन खरीद रही हो और बनवा रही हो। जो अवैध निर्माण है उनका टूटना शुरू हो गया। उसके बाद राज्य सरकार में मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह। आपको याद होगा कि वो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। उनकी माँ हिमाचल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं। ये जो विभाग है अर्बन डेवलपमेंट का उनके अंडर में आता है। उन्होंने कह दिया कि जितने भी वेंडर हैं उत्तर प्रदेश की तरह उनको अपनी नेम प्लेट लगानी होगी, बताना होगा मालिक कौन है, कर्मचारी कौन है। आप आइडेंटिटी छिपाकर व्यापार नहीं कर सकते। व्यापार कोई भी कर सकता है लेकिन अपनी पहचान छिपाकर नहीं। इस पर कांग्रेस पार्टी का आला कमान आग बबूला है। कांग्रेस पार्टी का आला कमान और पूरी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभियान चला रही है। और उनका मंत्री कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर, और जब इसको सोशल मीडिया पर डाला तो उसके साथ जो है योगी आदित्यनाथ की फ़ोटो भी थी। अब ये कैसे बर्दाश्त हो कांग्रेस को और ख़ास तौर से गांधी परिवार को। तो विक्रमादित्य सिंह ने एक तरह से बगावत की घोषणा कर दी है। हालांकि बगावत के बारे में उन्होंने एक शब्द नहीं बोला है कि वो पार्टी को छोड़कर जाएंगे। वो बार बार कह रहे हैं कि वो पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं और पार्टी ने जब पहले सरकार में थी जो फैसले किए थे, जो नियम कानून बनाए थे, उन्हीं के मुताबिक काम कर रहे हैं। वो उनको दिल्ली बुलाया गया, खबर ये चलवाई गई कि उनको समन किया गया है। तो उन्होंने इस बात का खंडन किया कि मुझे समन नहीं किया गया है। ये देखिए, ये नेता को जो उभर रहा हो, जिसके बारे में आपको लग रहा हो कि ये पूरी तरह से हमारा वफादार नहीं है, उसको अपमानित करने का तरीका है। तो ये हिमाचल प्रदेश में ये जो आग लगी हुई है, आग तो सड़क पर मस्जिद से शुरू हुई, ये कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में और सरकार में पहुंच गई है। वहाँ स्पष्ट रूप से दो खेमे नजर आ रहे हैं। आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश की राजनीति में, और खासतौर से कांग्रेस की राजनीति की बात कर रहा हूँ, उसमें विक्रमादित्य सिंह का जो कद है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री कहीं नजर नहीं आ रहे, हर जगह इस मुद्दे पर विक्रमादित्य सिंह ही नजर आ रहे हैं। अब कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है कि उनका क्या करे। वो ऐसे लोगों में है नहीं जो दबकर काम करें, वो ऐसे लोगों में है नहीं जो समझौता कर लें। जब पार्टी की सरकार बनी तो वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, उस समय ज़रूर उन्होंने अपने हाथ खींच लिए, लेकिन मुझे लगता है कि अब उनको अवसर नज़र आ रहा होगा। और एक बगावत हो चुकी है राज्यसभा चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी में। हालांकि कांग्रेस पार्टी का उससे कुछ नुकसान नहीं हुआ, सिवाय इसके कि अभिषेक मनु सिंघवी की राज्यसभा की सदस्यता कुछ समय के लिए टल गई। अब तेलंगाना से वो राज्यसभा में पहुंच गए हैं, हिमाचल से कांग्रेस उनको नहीं पहुंचा पाई। तो हिमाचल की सरकार भी कांग्रेस की खतरे में है। 3 में से 2 मतलब 2/3। तो 2/3 सरकारें मतलब 3 में से 2 सरकारें जो है वो डगमगा रही हैं, कब गिर जाएंगी। हो सकता है न गिरे, लेकिन न गिरे तब भी अस्थिरता जो है उनका स्थायी भाव बन गया है।
तो ये अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता और सरकार की अस्थिरता सरकार के काम करने में सबसे बड़ी बाधा बनती है, और ये लंबे समय तक यथास्थिति नहीं रह सकती है। इसका कोई ना कोई हल आर पार में निकालना ही होगा कांग्रेस पार्टी के आला कमान को, कि नेता को बचाएं, सरकार को बचाएं, दोनों में से एक को चुनना होगा। खासतौर से कर्नाटक की बात कर रहा हूँ। या तो वो सिद्धारमैया को बचा सकते हैं या सरकार को बचा सकते हैं। इसी तरह विक्रमादित्य सिंह के ऊपर ज़्यादा दबाव डालने की कोशिश की तो वहाँ पार्टी टूट सकती है। तो 3 में से 2 सरकारें खतरे में हैं। लेकिन राहुल गांधी के तेवर आप देखिए तो ऐसा लगेगा कि वो विश्व विजय पर निकले, चक्रवर्ती सम्राट बन गए। तीसरी सरकार है तेलंगाना की। तेलंगाना में आपने सुना होगा तिरुपति के प्रसाद में लड्डुओं में जानवर की चर्बी मिले होने की खबर आई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एतराज़ जाहिर किया है कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस बात का सबूत मिले बिना, इसका प्रमाण मिले बिना उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये बात कही, लेकिन पब्लिक परसेप्शन में वो बात जा चुकी है। राज्य सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके अलावा पवन कल्याण वो 10 दिन का प्रायश्चित कर रहे हैं। तो ये आंध्र प्रदेश में बड़ा मुद्दा बन गया है। अब आप कहेंगे तेलंगाना की सरकार से इसका क्या लेना देना। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक ही प्रदेश के हिस्से थे। 2014 में विभाजन के बाद जो है तेलंगाना अलग प्रदेश बन गया, आंध्र प्रदेश अलग प्रदेश बन गया है, और दोनों की राजनीति आज भी मिली जुली हुई है। आंध्र प्रदेश में कोई इतना बड़ा मुद्दा बने और तेलंगाना उससे अछूता रह जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। इसीलिए आप देखिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी चुप्पी साधे हुए हैं। इतने बड़े मुद्दे पर उनके बयान नहीं आ रहे, न इस पक्ष में न उस पक्ष में। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरफ खड़े हों। दोनों तरफ, किसी एक तरफ का स्टैंड लेने पर उनका नुकसान होना तय है। तो तेलंगाना की सरकार खतरे में नहीं है, तेलंगाना में कांग्रेस की राजनीति खतरे में है। कांग्रेस की राजनीति, फिर कह रहा हूं, कि जो यथास्थिति है उसी के अनुरूप नहीं चल सकती। वहां भी कांग्रेस पार्टी को तय करना पड़ेगा कि इस मुद्दे पर उसका रुख क्या होगा। चंद्रबाबू नायडू ने जो फैसले लिए हैं कि जितने हिंदू मंदिर हैं उसमें सिर्फ हिंदुओं को काम करने का मौका मिलेगा, और पुजारियों के लिए और कर्मचारियों के लिए उन्होंने वेतन तय कर दिया है। और इस मामले की जो प्रसाद में के घी में मिलावट की बात थी, उसके जांच के आदेश दे दिए। हालांकि उस जांच में गड़बड़ी निकली तो फंसेंगे जगन मोहन रेड्डी और उनकी सरकार। दूसरा मुद्दा बन गया कि जगन मोहन रेड्डी की मां ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि हम लोग तो कट्टर ईसाई हैं, मंदिर तो दिखावे के लिए जाते हैं, हिंदू वोट लेने के लिए। और तिरुपति में एक परंपरा है, नियम भी उसको कह सकते हैं, नियम ही बन गई है कि अगर आप दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आपको घोषणा करनी पड़ती है कि आपका इस देवता में या सनातन धर्म में आपकी आस्था है। जगन मोहन रेड्डी ऐसा नहीं करते और फिर जाना चाहते थे। इस विवाद के बाद जगन मोहन रेड्डी, उनसे कहा गया कि जब तक आप ये डिक्लेरेशन नहीं देंगे नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा कि हमको जाने से रोक दिया गया। ये नहीं कहा कि मैंने डिक्लेरेशन देने से मना कर दिया। तो आप देखिए सनातन धर्म का मुद्दा दक्षिण से उठ रहा है और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और धीरे धीरे मुझे लगता है कर्नाटक और तमिलनाडु भी इसकी जद में आएंगे। तो कांग्रेस के लिए 3 में से 2 सरकारें डावाडोल हैं, खतरे में हैं, और तीसरे में उसकी राजनीति खतरे में है, क्योंकि वो किनारे खड़े होकर तमाशा लंबे समय तक नहीं देख सकती है। उसको कोई ना कोई स्टैंड लेना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस अभी तक तय नहीं कर पाई है कि किस तरफ और क्या स्टैंड लेना है। तो कांग्रेस की स्थिति ये है। और राहुल गांधी के चुनाव के दौरान, जो 2 राज्यों में चुनाव चल रहा है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में, उनके भाषण सुनिए। वो अपनी उसी पुरानी लकीर पर चल रहे हैं।
पानी में लाठी मारे जा रहे हैं। तो वो जो बोल रहे हैं उसका लोगों पर कोई असर हो रहा है या नहीं, इसकी उनको परवाह नहीं है। उनको लगता है कि 99 सीट उनको इसीलिए मिली है, ये सब उन्होंने बोला, उसके कारण उनको समर्थन मिला है। तो ये 2 राज्यों के चुनाव, उसके बाद 2 राज्यों के और चुनाव हैं, महाराष्ट्र और झारखंड में। वो उनसे पता चलेगा कि राहुल गांधी जो लगातार बोलते जा रहे हैं, जिसमें झूठ का पुट बहुत ज़्यादा होता है, उनको ये बात याद नहीं आती कि देश की पहली आदिवासी महिला इस देश की राष्ट्रपति बनने जा रही थी, तो कांग्रेस पार्टी उसका विरोध कर रही थी। कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ, लेकिन वो कहते हैं कि राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हो रहा था तो राष्ट्रपति को नहीं जाने दिया गया। क्यों? क्योंकि वो आदिवासी थी। अब ये राहुल गांधी की कल्पना है, कपोल कल्पना है। और उन्होंने जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जो कुछ आयोजन में जो कुछ हुआ, उसको नाच गाना बताया। उसका सही जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पिछले 1-1.5 साल से जो इस तरह की अनर्गल बात करके निकल जा रहे थे, अब उनको उसका जवाब मिलने लगा है और उनके लिए आने वाले दिनों में मुश्किल और बढ़ने वाली है। इस तरह से बोलकर वो निकल नहीं पाएंगे। जिस तरह का जवाब योगी आदित्यनाथ ने दिया है उनको, उनके इस बयान पर, उसका उनके पूरे परिवार और पार्टी में असर पड़ेगा, जनमानस पर असर पड़ेगा। पता नहीं ये बात कांग्रेस और राहुल गांधी को समझ में आ रही है या नहीं, कि ये वो जो कर रहे हैं वो चलने वाला नहीं है। क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते, वो खड़ा नहीं रह सकता देर तक, धड़ाम से गिरता है और गिरना शुरू हो गया उसका। तो 3 में से 2 सरकारें खतरे में हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का नैरेटिव खतरे में है। जिस नैरेटिव के युद्ध में वो जीत रही थी लोकसभा चुनाव से पहले तक और लोकसभा चुनाव के दौरान भी, उसी नैरेटिव के युद्ध में अब वो हारती हुई दिखाई दे रही है। अब इसका असर जो है, मेरा मानना है कि ये 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो जाएंगे, उनके नतीजे आ जाएंगे, तब उसकी दिशा तय होगी कि किस तरफ जाएगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।